चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है काफी यूनिक टॉपिक है, आपने कई बार पढ़ा हुआ है। उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। बात करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स आपसे क्रॉप की, फसल की। स्टूडेंट्स, हम आज आपसे चर्चा करेंगे और फसल में हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स आपका झूम खेती। कई बार आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, झूम खेती। ये लगातार पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिकों में से एक क्वेश्चन है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्लैश फार्मिंग, या इसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक और नाम देते हैं वर्न फार्मिंग। स्लैश या इसे वर्न फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। जी, क्या होता है स्टूडेंट्स स्लैश और वर्न फार्मिंग या झूम खेती किसे कहते हैं? क्या ये जो खेती है ये मरुस्थल वाले इलाके में की जाती है, डेजर्ट वाले एरिया में, या ये कोल्ड एरियाज में की जाती है जहां पर ज्यादा ठंड पड़ती है, या स्टूडेंट्स ये साउथ वाले एरिया में की जाती है जहां पर टेम्परेचर जो होता है वो ह्यूमिडिटी वाला होता है, या स्टूडेंट्स ये पर्वत पहाड़ों वाले एरिया में की जाती है, या समतल भूमि पर की जाती है? जो भी आपको लग रहा है आप वो मैसेज कर सकते हैं जी। और फुल स्क्रीन देखने के लिए आप लोग मेरी स्क्रीन पर क्लिक करके, ठीक है, उसमें पिन कर लीजिएगा तो आपको फुल स्क्रीन दिखाई देगी। जी बताइए स्टूडेंट्स, क्या होगा करेक्ट आंसर? झूम खेती किसे कहा जाता है? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया झूम खेती क्या है, स्लैश फार्मिंग एंड बर्न फार्मिंग एक ही साथ लिखा जाता है, दोनों का जो तात्पर्य है ओके, बदलती हुई खेती के साथ इसे आप लोग ऐड कर रहे हैं। स्लैश एंड बर्न के नाम से इसे जाना जाता है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी इसे हम लोग कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बोले सर ये आदिम प्रकार की है, जैसे पुराने समय में आदिम मानव लोग रहते थे, जहां रहेंगे वहीं खेती करेंगे, आगे बढ़ गए तो आगे खेती करने लगते थे, मतलब जहां जगह मिली वहां खेती करना चालू कर देते थे पुराने समय के आदि मानव लोग। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इसलिए आदिम कृषि के नाम से भी इसे जाना जाता है कि भैया आदिम कृषि क्या है। मतलब पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता था और वहां की जो जमीन हमें मिलती थी वहां पर खेती करते थे। बोले जी हाँ सर, पुराने समय में तो ऐसी ही खेती की जाती थी। ठीक है, जंगलों को काट काट कर क्या किया गया, भूमि बनाई गई और वहां पर खेती किया गया। तो ये पहाड़ों वाले एरिया में, जैसे पहाड़ वाले एरिया हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं? तो सर हमारे इंडिया में हमें मेघालय, ठीक है, मेघालय जो है वो पहाड़ी वाला एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, और जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हमारे, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, ये जितने भी एरियाज हैं इन सभी में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? बोले सर इस प्रकार की खेती की जाती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बदल बदल कर खेती करते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, मतलब ये पहाड़ों को काट कर ये खेती तैयार की गई है। ओके, चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जंगलों को पहाड़ों को काट काट कर क्या किया गया, जमीन निकाली गई और उस जमीन पर जो खेती की गई उसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों डेफिनेशन के साथ में हम इसमें लिखेंगे। तो सर इसमें इसमें जंगलों को काटकर, जंगलों को काटकर साफ, जंगलों को काटकर साफ भूमि, साफ भूमि बनाते हैं, साफ भूमि बनाते हैं। इसके बाद उस पर खेती की जाती है, इसके बाद उस पर खेती की जाती है, इसके बाद उस पर खेती की जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मतलब जंगलों को काट कर क्या करेंगे हम लोग, कृषि योग्य भूमि बना लेंगे और उस पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग खेती करते हैं। तो बोले जी बिल्कुल सर क्लियर है। बोले पेपर में भी पूछा जाएगा तो आसानी से आपको बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग मेथड, फार्मिंग मेथड that involve, that involves the cutting, the cutting and burning of plant। पेड़ों को जला भी दिया जाता है यदि जमीन साफ नहीं हो रही तो क्या करते हैं लोग, जैसे देखा होगा जब भी कोई साफ सफाई होती तो पहले काटा जाता है, उसके बाद में फिर जो क्या होता है आसपास का जो चारा है, थोड़ी बहुत खरपतवार है, उसको जला भी देते हैं। बर्निंग ऑफ प्लांट इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, ठीक है, और
woodland or woodland to create a field called field, बस create a field इतना लिख लो, create a field। तो स्टूडेंट्स इसका एक बेहतरीन मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे आपको काफी कुछ समझ में भी आएगा। आपने एक नाम सुना होगा टेररिस्ट। टेररिस्ट नाम सुना है क्या? बोले हाँ सर सुना है, आतंकवादी को कहते हैं टेररिस्ट। ठीक है, एक नाम आपने सुना होगा टेररिस्ट, बहुत ही फेमस नाम है, सभी लोगों ने जाना होगा। बोले यस सर बिल्कुल हमने सुना हुआ है। टेररिस्ट क्या होते हैं? कौन होते हैं स्टूडेंट्स टेररिस्ट? कौन होते हैं? जो विदेश से आते हैं उन्हें तो टेररिस्ट कहते हैं क्या? यदि आपसे भाई टेररिस्ट देश में भी होते हैं, चलिए भाई देश में भी होते हैं बोले टेररिस्ट। तो स्टूडेंट्स एक नाम जरूर आपने सुना होगा। ठीक है, मैं आपको दोनों को रिलेटेड करके यहां समझाने की कोशिश करूंगा। एक होता टेररिस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं आतंकवाद। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? आतंकवाद बोलते हैं कि भैया आतंकवादी लोग घुस गए, आतंकवादी हो गए। चलिए एक होता है टेररिस्ट। एक होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का नक्सलाइड एरियाज। नक्सलवाद सुना है क्या? बोले यस सर बिल्कुल सुना है। नक्सलाइट लोग रहते हैं। बोले यस बिल्कुल सर सुना है हमने नक्सलाइट पीपल। ठीक है, बस्तर का जो जिला है, बस्तर जिला जो है हमारा वो नक्सलाइट वाला एरिया है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर वाला एरिया है वो कैसा है? नक्सल वाला एरिया है। तो बोले जी बिल्कुल सर हमने सुना हुआ है नक्सल वाला एरिया। बोले यस बिल्कुल। तो शायद जो नक्सलाइट लोग रहते हैं ये कैसे कैसे होते हैं नक्सलवादी लोग? जो नक्सलाइट लोग रहते हैं, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया नक्सलाइट जो रहते हैं, नक्सलाइट लोग जो रहते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नक्सलवाद, एक होता है आतंकवादी, दूसरा होता है नक्सलवादी। ठीक है, नक्सलाइट लोग होते हैं। तो ये जो नक्सलाइट लोग रहते हैं ये कहां से आते हैं? आप और हम जैसे ही लोग नक्सलवादी लोग रहते हैं। आतंकवादी को पहचाना जा सकता है, इनके पास में बड़ी बड़ी बंदूकें रहती हैं। ठीक है, ये अपने आप को नक्सलवादी मानते हैं, मतलब टेररिस्ट मानते हैं कि भैया हम टेररिस्ट हैं। ठीक है, हमने प्लेन हाईजैक कर लिया। ठीक है, हमने भारत के ऊपर हमला करवा दिया, हमने वहां पर बम विस्फोट करवा दिया। तो वो आप पहचान लेते हो कि भैया ये कौन है? टेररिस्ट हैं बोले। और टेररिस्ट अपनी गैंग भी बताते हैं कि हम आईएसआई से हैं। ठीक है, हम पता नहीं कौन कौन से सरगना से बिलोंग करते हैं, वो अपना नाम बताते हैं, बड़ी बड़ी बंदूक, मुंह में अच्छा कपड़ा बांध बांध के दिखाते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक वर्ग जो है वो होता है नक्सलवाद। अब ये नक्सलवाद क्या होता है? आतंकवादी तो आपको पता है भी, आतंकवादी जो होते हैं टेररिस्ट होते हैं वो अपने देश के नहीं होते हैं, अपने देश के नहीं होते कभी भी। अपने देश वालों को कभी टेररिस्ट नहीं कहा जाता। दूसरे देश से जो आते हैं उन्हें ही हम टेररिस्ट मानते हैं। अपने देश में क्या होते हैं स्टूडेंट? जो सरकार से नाराज लोग होते हैं, जो क्या होते हैं? सरकार से नाराज होते हैं, आम इंसानों से नाराज नहीं होते। यदि आप कभी बस्तर के जिलों में चले जाओ या आप लोग क्या हो जाए, ठीक है, बालाघाट के नक्सलाइट एरिया में, एमपी में एक जगह है बालाघाट। ठीक है, बालाघाट का जो एक एरिया है वो भी क्या है? नक्सल प्रभावित एरिया है। और बस्तर जिला जो है हमारा छत्तीसगढ़ का, ये वाला जो एरिया है ये भी नक्सलाइट एरिया है। या फिर आप लोग कहां पर चले जाएं? पूर्वी की ओर चले जाएं, असम मिजोरम तरफ चले जाएं। ठीक है, उधर भी अरुणाचल प्रदेश तरफ भी, उधर भी थोड़े से नक्सलवादी लोग रहते हैं। झारखंड साइड भी थोड़े से नक्सलवादी लोग हैं। नक्सलाइट लोग कौन होते हैं? एक्चुअली में क्या है, जहां जहां जंगल होंगे ना वहां नक्सलाइट लोग रहते ही रहते हैं। बोले सर ये आप एग्रीकल्चर में ये नक्सलवादी लोगों को क्यों पढ़ा रहे हैं? इसका कारण भी है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या होता है स्टूडेंट, जो गरीब वर्ग होता है, जरा समझिएगा बात को, मैं दोनों चीजों को इसलिए रेट कर रहा हूं क्योंकि आपको भविष्य में ये चीजें काम पड़ेंगी। जब यदि आप कभी फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाएं तो आपकी सोच जो है वो कहीं गलत ना हो जाए, वो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि भविष्य में आप जाके फॉरेस्ट अधिकारी भी बनेंगे भाई। तो स्टूडेंट्स मान के चलिए यहां पर एक जंगल है। ठीक है, यहां पर पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे। अब क्या हुआ, कोई नक्सलवादी जो आम इंसान है जैसे आप ही लोग हैं, अब आप लोगों का जो गुजर बसर है, आप गरीब लोग थे, आप धीरे धीरे क्या आ गए, जंगल में आ गए। जंगल में आप लोगों ने क्या किया, इतनी जगह में क्या लगे हुए, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। आपने इन पेड़ों को नहीं काटा, लेकिन यहाँ के जितने पेड़ थे आपने इसको क्या कर दिया, काट लिया।
इतने पेड़ों को काट लिया। और ये जो जमीन है ये क्या है आपकी? बोले सर ये जंगल है। ये क्या है आपका? फॉरेस्ट है। ये फॉरेस्ट वाला इलाका है। और आपको पता है कि भैया फॉरेस्ट वाले इलाके में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होता है। आपको पता है ये वाली बात है कि जंगल में किसी प्रकार की निर्माण कार्य आप नहीं करोगे। क्यों? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि भैया ये जंगल है, हमें इससे लकड़ी भी बेचना है, हमें क्या करना है, इसमें हो सकता है नीचे कल को कोयला निकल जाए, हो सकता है हीरा निकल जाए, हो सकता है कि तांबा निकल जाए, कोई भी पदार्थ निकलता है तो वो जंगल एरिया में ही निकलता है। कभी शहरों में देखा कि शहर के नीचे खदान खोदी गई, उसमें हीरा पाया गया या सोना पाया गया? कभी शहरी एरिया में होता है क्या? बोले सर नहीं होता है। गवर्नमेंट पहले ही डिसाइड कर देती है कि भैया इस एरिया में शहर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, खेती योग्य भूमि है, खेती करो, खाओ पियो रहो। लेकिन जंगल वाले एरिया में गवर्नमेंट कभी भी घर बना के नहीं देती, कभी भी क्या नहीं करती है, किसी प्रकार का आप लोगों को रियायत नहीं देगी, स्कूल नहीं बनाएगी, हॉस्पिटल नहीं बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं काम करती गवर्नमेंट। क्यों? उसको पता है धोखे से यदि उसने क्या कर दिया, स्कूल बनवा दिया, आपके लिए नल व्यवस्था करा दी, आपके लिए बिजली ला दी, ठीक है, आपके लिए सड़क बनवा दी, कहां पर? जंगली एरिया में। जब भी कभी भी आप जंगल वाले एरिया में जाते हैं तो देखना वहां पर आपको विकास नहीं मिलेगा, वहां पर आपको विकास कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगा। आप लोग सोचते हैं यार इंडिया इतना पीछे क्यों है? भैया इंडिया पीछे नहीं है, ठीक है, सभी देशों में यही हाल है, जंगल वाले एरिया में डेवलप नहीं किया जाता है। अब मान के चलो कुछ लोग, ठीक है, कहां पहुंच गए? इन जंगल वाले एरिया में पहुंच गए, उन्होंने इतनी जंगल को क्या कर दिया, साफ कर दिया। अब क्या होता है भैया, फॉरेस्ट वाले लोग भी क्या होते हैं, डरते हैं जंगली लोगों से। जो जंगल में रहते हैं ना लोग बाग, उनसे डरते हैं। क्योंकि देखो आम इंसान 12वीं पास वाला बच्चा जो है, यंग एज का बच्चा, वो फॉरेस्ट ऑफिसर बन रहा है, एग्रीकल्चर वाले अधिकारी बन रहे हैं, तो उनको अपनी जान पे यारी होती, तो बेचारे वो लोग, ठीक है, जंगल के बीचों बीच में कभी नहीं जाते। ये बेचारे लोग क्या कर लिए, यहाँ पर घर बना लिए इनके दादा लोगों ने। जैसे मान के चलो ये दादा लोग आए थे आपके यहाँ पर, दादा लोगों ने यहाँ मस्त क्या कर लिए, एक झोपड़ी यहाँ बना लिए, ये 3-4 झोपड़ी बना लिए, ठीक है, यहाँ पर खेती करने लगे वो लोग। तो खेती करते करते धीरे से क्या कर लिए, इसको भी कब्जा कर लिए, इधर भी खेती करने लगे। तो वो झूम खेती का ही उदाहरण है एक प्रकार का, ठीक है। वो झूम खेती करेंगे, कभी यहाँ कर लिए, कभी यहाँ कर लिए, कभी यहाँ कर लिए, तो जंगल में अपना कब्जा करना चालू कर देते हैं वो धीरे 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 धीरे। अब मान चलो दादा ने किया, उनके बेटे हो गए, आपके पप्पा, पप्पा से आप हो गए, लेकिन ठीक है दादा गए, जिन्होंने कब्जा किया था दादा चले गए, ना तो आपके पास में इसकी कोई रजिस्ट्री है, ना तो आपके पास में इसका कोई पट्टा है। लेकिन जब से पैदा आप हुए हैं तब से देख रहे हो कि ये जो जमीन है ना, इस जमीन में मेरे पापा भी काम कर रहे थे। जब मैंने देखा था कि भाई दादा भी थे तो दादा भी इसी जमीन पर काम कर रहे थे, और ये हमारी पुरातन से जमीन है। पापा भी बताएंगे बेटा ये 100 साल पुरानी जमीन है अपने पास में, ठीक है, हम लोग इस पे खेती करते हैं। अब मान के चलो गवर्नमेंट को किसी काम के चक्कर में ये यहां से कोई काम निकालना था, यहां से कोई ब्रिज निकालना था, यहां से कोई, ठीक है, रेलवे का ट्रैक बिछाना था, या खुदाई करना था, नीचे क्या निकलना था, कोयला या फिर हीरा तांबा, कुछ भी निकलना था नीचे। अब बताओ, दादा गए, पापा भी क्या है, एजेड हैं, और अब आप आ गए यंग लोग। अब यहाँ के जो लड़के हैं, यहाँ के जो लड़के हैं या यहाँ की जो लड़कियां हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट को ये जमीन चाहिए। अब बताओ ये जो जमीन है गवर्नमेंट को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? हाँ या ना में मैसेज करो जरा। आपको झूम खेती जो है, ठीक है, जो चालू हुई थी जंगलों की कटाई से, वो आपको क्लियर हो जाएगी। बताओ क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये जमीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैसेज करो जरा, क्या ओपिनियन रखते हो आप? मैंने आपको जो बताया हूं, लेना चाहिए, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपने बिल्कुल अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज किया, ठीक है, तो लेना चाहिए, तो गवर्नमेंट को जरूरत थी। अब आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट ने ये जमीन पे कब्जा करने आएगी तो यहां पर जो ऑफिसर आएंगे, ठीक है, यहां से मान चलो क्या निकल गया आपका, एक हाईवे निकलना है, ये बात के लिए जमीन सर्वे करने आए, तो यहाँ के जो लड़के और लड़कियां हैं, यहाँ की जो गर्ल्स और बॉयज हैं, ये जमीन में कब्जा जब हो, मतलब ये जमीन को जब सरकार लेगी, तो ये लोग जो है ये क्या मांगेंगे, मुआवजा। पहली बात तो मुआवजे की होगी, नहीं होगी क्या? बोले सर बिल्कुल होगी मुआवजे की बात। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पहले ही एक बोर्ड लगा के रखा है, एक बोर्ड इधर भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बड़ा लगा है, एक बोर्ड इधर भी लगा था, मान चलो हर जंगल के आसपास में एक बोर्ड लगा रहता है, ठीक है, कि निर्माण
कार्य प्रतिबंधित है या प्रतिबंधित क्षेत्र लिखा रहता है या वन्य आरक्षित क्षेत्र लिखा होता है। इसका मतलब है कि भैया यहां पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आप नहीं करोगे। अब आपके दादा परदादा ने कर लिए, जब तक चल रही थी बात, लेकिन अब गवर्नमेंट को जगह लग रही है। तो अब बताओ, ये लड़के लड़कियां मुआवजे की मांग करेंगे तो क्या इनको मुआवजा देना बनता है? क्या इन लोगों को मुआवजा देना बनता है? भाई गवर्नमेंट को मुआवजा देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कायदे से जमीन तो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट ने कभी नहीं बोला कि भैया तुम यहां आके रह लो। गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा कि तुम यहां आके रहो। वो जबरदस्ती आके बस गए वहां, जबरदस्ती आके वहां पर रहने लगे। लेकिन गवर्नमेंट मुआवजा नहीं देगी तो जितने भी ऑफिसर जाएंगे, यदि वो इनके मकान तोड़ेंगे तो ये लड़के लड़की क्या करेंगे भैया? ये क्या करेंगे? बोले सर पुलिस आएगी, पुलिस इनको मारेगी, भगाएगी, ये पुलिस को मारेंगे, जितने भी अधिकारी आएंगे उनको मारेंगे। नहीं मारेंगे क्या? या चलो मान के चलो ज्यादा पुलिस आ गई तो नहीं मार पाए, लेकिन हमेशा के लिए इनके मन में किसके प्रति नफरत आ जाएगी? बताओ, किसके प्रति नफरत आ जाएगी? सरकार के प्रति। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, हमेशा जो रहते हैं नक्सलाइट लोग रहते हैं, ये उनके विरोध में रहते हैं। आम जनता को कभी कुछ नहीं करते। आप और हम जैसे ही लोग क्या होते हैं, नक्सलाइट हो जाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि कभी किसी इलाके में पुलिस वाले जाते हैं या कोई गवर्नमेंट अधिकारी लोग जाते हैं तो वहां से क्या करती है, वहां की जनता उन्हें मार के भगा देती है। ये सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, सिटी में भी अक्सर आजकल पिटाई हो जाती है अधिकारियों की। मैं बात कर रहा हूं जंगल वाले एरिया में, जहां पर जंगली एरिया जो होता है, वहां पर यदि कोई निर्माण कार्य हो जाता है तो वहां के अधिकारी डरते हैं वहां जाने से। क्यों? क्योंकि पता है पिट के आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही लोग नक्सलाइट बनते हैं। नक्सलाइट समझ में आया? और ये झूम खेती करने के ही चक्कर में हुआ था। शुरुआत में जो झूम खेती का जो चलन है ना, आजकल धीरे धीरे कम हो गया है। झूम खेती कोई नहीं करता है आज के समय में, लेकिन झूम खेती जो है वो एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए टॉपिक था, क्योंकि जंगल को काट काट के बनाया गया। अब जंगल काटना मना है, तो जो जंगली एरिया में रह रहे हैं लोग बाग, वो आजकल क्या हो जाते हैं, सरकार से नफरत करते हैं। तो हम लोग उसे कहते हैं कि भैया वहां नक्सलाइट एरिया है, और यहां पर यदि अधिकारी जाता है तो जिंदा नहीं आता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए दिक्कत होती भाई। तो झूम खेती आपको क्लियर हो गई होगी कि जंगल को काट के बनाते हैं, और जंगल को काट के बनाते हैं तो वहां जो पनपने वाले लोग रहते हैं उन्हें गवर्नमेंट अपनी नजरों में क्या मानती है? नक्सलाइट मानती है। और नक्सलाइट का कोई चेहरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर तुरंत में गवर्नमेंट अधिकारी को देख के भूत सवार हो जाता है, वो तुरंत उनको मार देते हैं और फिर आम इंसानों जैसे जिंदा रहते हैं। जैसे आप और हम है ना, ऐसे ही वो लोग रहते हैं साधारण। आप जाओगे, आपको अच्छे से खिलाएंगे, खाना वाना खिलाएंगे, आओ भगत करेंगे। लेकिन कोई गवर्नमेंट अधिकारी पहुंच गया, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। इनके पास में गन कहां से आती है भैया? देसी लोग हैं, जंगल में रह रहे हैं। ठीक है, तो तमंचे तो बना ही लेंगे ना, मोबाइल में देख देख के। आजकल मोबाइल में तो बम बनाना भी सिखा देते हैं। ठीक है, तो सब समझ में आ जाता है। या तो फिर जो दूसरे लोग रहते हैं वो उनकी मदद करने लगते हैं, क्योंकि कई समय ऐसा होता है, जैसे आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि जो भी पॉलिटिशियन लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, उन्हें समय पड़ने पर क्या करते हैं, वो किसी का मर्डर करवा देते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स में रहना तो झूठ सच सब बोलना पड़ेगा। सच कम ज्यादा झूठ से काम चलता है, क्योंकि आपको अपोजिट वालों को भी खुश रखना है, आपको अपनी पार्टी के लोगों को भी खुश रखना है, जनता को भी खुश रखना है। तो वो लोग इनको फिर क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे पालने लगते हैं कि भैया जरूरत पड़ने पर तुम उसका मर्डर कर देना, आके जंगल में रहो, जंगल में तो तुम रह ही रहे हो। तो इनका शहरों से कोई लेना देना नहीं होता है, ये सिर्फ जंगल में ही रहना पसंद करते हैं। और इसलिए क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे इनकी मानसिकता जो हो जाती है वो शहर से काफी दूर हो जाती है। आप और हम जैसी मानसिकता नहीं होती है। तो जो झूम खेती करने वाले कुछ आज भी जो कुछ तबके हैं, जिनका निर्वाह सिर्फ कहां से हो रहा? जंगल से। जंगल की ही लकड़ी, जंगल में ही जानवरों को चराएंगे, वहीं आसपास थोड़ी सी जमीन में खेती कर लेंगे और अपना जीवन निर्वाह करेंगे। तो ये झूम खेती के ही अंदर पनपने वाली जो है वो, ठीक है, चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखा। आई होप इससे पहले आपको नक्सलाइट के बारे में सही जानकारी नहीं होगी। कई बार आप पिक्चरों में, टीवी में देखते थे कि भैया नक्सलवादी ने हमला कर लिया है। तो नक्सलवादी जो है वो आम इंसान ही होता है, वो गवर्नमेंट से सिर्फ परेशान होता है, इसलिए क्या हो जाता है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाता है। बस इतना सा है आपका। झूम खेती जंगल को काट के की जाती है, ये मैंने आपको बता दिया हूं। यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टॉपिक था एक बहुत मजेदार, तो मैंने आपके साथ उसको शेयर किया। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स एक टॉपिक है हमारा टिकाऊ खेती। नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, टिकाऊ
खेती, जिसे हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग। ठीक है, कि भैया जो क्या हो रही, काफी लंबे समय तक सस्टेन हो रही है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं सस्टेनेबल सस्टेनेबल फार्मिंग। जी, किसे कहते हैं बच्चों सस्टेनेबल फार्मिंग, बताइए, मैसेज करिए। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है भाई। सस्टेनेबल फार्मिंग किसे कहा जाता है? जी, मैसेज किया जाए, किसे कहेंगे सस्टेनेबल फार्मिंग आपके हिसाब से? सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब, सस्टेन का मतलब होता है जो लंबा चले। जैसे मान के चलिए भाई, आपने कोई ड्रेस खरीदा, वो लंबा चले। यदि मान चलो आप कोई खेती कर रहे हैं, वो लंबी चले। आपकी वो जमीन है, उसमें बार बार अच्छा प्रोडक्शन हो, लंबा चले। तो ऐसी टिकाऊ खेती आप कैसे करोगे? एक ही जमीन पर आपने देखा होगा बच्चों, आज के किसान जो हैं उनके पास में 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, मतलब मैक्सिमम इंडिया का जो किसान है, एवरेज किसान जो है उसके पास में 5 एकड़ के आसपास में जमीन है। उससे ज्यादा वाले भी बहुत हैं, हजार हजार, दो दो हजार एकड़ वाले ठीक है किसान भी हैं, लेकिन एवरेज देखा जाए तो ये 4-5 एकड़ वाले किसान ज्यादा हैं, छोटे किसान। तो अब उनके पास में तो उतनी ही जमीन है ना, अब बेचारे उसी में क्या करेंगे, सारी फसल लेंगे। और जमीन को खाली भी नहीं छोड़ सकते कि भैया जमीन को खाली छोड़ दें तो जिसमें उपजाऊपन ज्यादा आ जाए, उर्वरक शक्ति बन जाए। यदि जिस साल उनने खेती नहीं करे, बेचारे भूखे मर जाएंगे फिर तो फिर वो सस्टेनेबल खेती कैसे करेंगे? ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक क्या हो जाता है, विश्लेषण का पॉइंट बनता है कि भाई टिकाऊ खेती कैसी होनी चाहिए। और ये पेपर में पूछा गया है, टिकाऊ खेती का मतलब क्या होगा? मैसेज कर सकते हैं यदि आपको पता है सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में। जी, बताएं, मैसेज करिएगा, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? तो बोले सर ऐसी फार्मिंग, ठीक है, जो मृदा की उर्वरक शक्ति को बनाए रखे, पारिस्थितिक जो संतुलन है हमारा, पारिस्थितिकी जिसे हम लोग कहते हैं, वो संतुलन जो हमारा है उसको लंबे समय तक बनाए रखे। मतलब कुल मिला के ये होगा कि भैया आपको जमीन में क्या करना होगा, ठीक है, पर्यावरणीय सिद्धांतों को ध्यान में रखकर खेती करना पड़ेगा। पर्यावरणीय सिद्धांत का मतलब क्या होगा कि भैया आपको हर 1 साल 2 साल के अंदर में क्या करना होगा, गोबर खाद, केंचुआ खाद, यूरिया, फास्फोरस, पोटास, ठीक है, या आप लोगों के घर में जो गोबर गैस वाला खाद है, तो आपको खाद भी डालना पड़ेगा समय समय पर। और समय समय पर क्या करना पड़ेगा, फसल को बदली कर करके बोना पड़ेगा। मतलब कभी आप मूंगफली लगा दो, तो कभी आप फिर उसमें धान लगा दो, तो कभी उसमें आप चना लगा दो। मतलब फसल बदल बदल के, कभी ठीक है आप लोग मक्का लगा दो, कभी गन्ना लगा दो, कभी तिलहनी फसलें लगा दो, कभी दलहनी फसलें लगा दो, कभी अनाज वाली फसलें लगा दो, कभी गर्मी की फसलें लगा दो आप लोग, कभी सब्जी लगा दो। एक ही फसल को बार बार नहीं लेना है। ये टिकाऊ खेती का क्या होता है, मूल मंत्र होता है कि भैया लगातार एक फसलों को आप यहां पर ना लें। तो क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी, मृदा की मृदा की उर्वरक शक्ति, या जिसे हम लोग बोलते हैं उर्वरक, मृदा की उर्वरक शक्ति व पर्यावरणीय संतुलन, पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने को बनाए रखते हुए बनाए रखते हुए लंबे समय तक लंबे समय तक जो खेती की जाती है, जो खेती की जाती है, उसे उसे टिकाऊ खेती कहते हैं। टिकाऊ खेती कहते हैं। बोले इसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? बोले सर इसको टिकाऊ खेती के नाम से जाना जाएगा कि भैया ये कैसी खेती है हमारी? सर टिकाऊ खेती है। बोले बोले बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो क्या होगी डेफिनेशन वाइज यदि हम चलेंगे तो, आ सस्टेनेबल a sustainable agriculture sustainable agriculture is one that
over the long term, over the long term, enhance the environmental quality and the resource based on which agriculture depends. बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स हमारा? इसे टिकाऊ खेती के नाम से जाना जाता है। लगातार पेपर में पूछा जाता है भैया टिकाऊ खेती क्या है, तो बोले सर इसको हम लोग क्या कह देंगे, टिकाऊ खेती के नाम से जानेंगे। तो बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है भैया। अब स्टूडेंट्स टिकाऊ खेती भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में आगे हमारा एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी आपसे। तो स्टूडेंट्स अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा इंटेंसिव क्रॉपिंग। शायद ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो जाए, ठीक है। नाम है स्टूडेंट्स इसका इंटेंसिव जरूर इसने आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। इंटेंसिव क्रॉपिंग का हम लोग बोलते हैं सघन फसल। जी यदि आप बताइए सघन फसल किसे कहा जाता है, किसे सघन फसल? जी मैसेज कर सकते हैं आप यदि आपको पता हो तो। इंटेंसिव क्रॉपिंग किसे कहा जाता है? जी कैसी खेती होती है स्टूडेंट्स ये इंटेंसिव वाली? जी हर व्यक्ति करना